हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी सारे जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, अभी तो हालांकि मैं आरआरबी क्लरिकल में सिलेक्शन मेरा हो चुका है, ज्वाइनिंग भी मैंने कर लिया है और कुछ टाइम बाद जब सैलरी स्लिप आएगी तो आप सभी के बीच वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट्स का जो सवाल है वो ये है, जो कमेंट मेरे पास आया था कि सर मॉक टेस्ट हम अटैम्प्ट कर लेते हैं, अटैम्प्ट करने के बाद में क्या हमारा स्कोर आया है वो हमें पता चल जाता है। उसके बाद आप हमें ये बताइए कि मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस हम करें वो हम कैसे करें। एनालिसिस के बारे में आप हमें बताइए कि आप कैसे एनालिसिस करते थे और हम कैसे टेस्ट का एनालिसिस करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ वो हिंदी में करता हूँ, तो इसको हिंदी मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये टेस्ट अभी लगाया था, ये आरआरबी क्लरिकल का टेस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट आप कह सकते हो या फिर मल्टीपर्पज़ भी कह सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट का नाम ही है मल्टीपर्पज़, ठीक है। ये मैंने टेस्ट अटैम्प्ट किया है प्रैक्टिस मॉक से, यहाँ पर आप लिंक भी ऊपर देख सकते हो प्रैक्टिस मॉक का, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक से मैंने ये अटैम्प्ट किया है। और आरआरबी क्लरिकल में जो बिगिनर है हमको बता दूं कि 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 40 क्वेश्चन क्वांट के होते हैं। रीजनिंग में आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा, क्वांट में आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, दोनों को मिलाकर कुल 45 मिनट में आपको पेपर अटैम्प्ट करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। मतलब 80 आउट ऑफ 80 अगर आपके अटैम्प्ट हो जाए 45 मिनट में तो इससे बेटर कुछ नहीं है। स्पीड ही आपको इतनी बढ़िया करनी है कि आपके 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट हो जाए। और फिर भी मान लीजिए आपने टेस्ट अटैम्प्ट कर दिया, आपके स्कोर आ गए 45, 50, 55, 52, जो भी आपका स्कोर आता है, जो कि शुरुआत में मेरा भी 30-32 ही नंबर आता था। और अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आरआरबी क्लरिकल का जो प्री एग्ज़ाम था उसमें मेरे 76.50 नंबर थे। और जो मेंस अटैम्प्ट मेरा हुआ उसमें मेंस में मेरे 200 में से 118 पॉइंट कुछ कुछ थे, शायद 94 या ऐसा कुछ था। तो मैंने अपना स्कोर कार्ड डाल रखा है, वो देख लीजिएगा। अब एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट आपके सामने है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भी आपके सामने है, कौन से क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं वो भी आपके सामने। ये देखिए, रीजनिंग में मैंने कुल 5 क्वेश्चन छोड़े थे, एक 4 क्वेश्चन स्किप मेरे हुए हैं, 2 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इसमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत भी हुए हैं। तो एनालिसिस कैसे करना है, पूरे टेस्ट पर आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्रीन वाले क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं, उन क्वेश्चन को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा यहाँ पर शुरुआत में ये पजल है, पजल में मैंने सारे क्वेश्चन किए और इसमें पजल में एक बीच में एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब मेरी जो रफ शीट है वो मैंने यहाँ लगा रखी है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। रफ शीट मैंने यहाँ लगा रखी है, लेकिन काफ़ी देख लेता हूँ, अगर पजल यही है तो पजल शायद ये है, ठीक है। ये मैंने पजल बना रखी है। अब क्वेश्चन मेरा गलत कौन सा हुआ है, क्वेश्चन जो है वो गलत कौन सा, पहले मैं वो पढ़ के देखता हूँ, हो सकता है इसी पजल का हो। तो निम्नलिखित में से कौन पीहू और कमल के ठीक बीच में रहता है, ये पूछा था। पीहू और कमल के ठीक बीच में मैं यहाँ, अच्छा ये पजल नहीं है, पजल जो है वो दूसरी है, ये वाली नहीं, ये वाली अलग है। अब पीहू और कमल वाली पजल अब यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको क्या काम करना है, जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, आपने जो रफ शीट काम मिली है उस रफ शीट में आपको अगर ये पजल मिल जाती है तो सिर्फ आपको इसका आंसर ही देखना है कि आपने गलती कैसे की है, जो कि मैं भी गलती की है, आपसे भी होंगी, मेरे से भी हुई है, और लगभग सभी स्टूडेंट से गलतियां होती हैं। मॉक टेस्ट में 100% एक्यूरेसी रह पाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन कई बार रहती भी है। तो यहाँ पर अगर आपको वो पजल मिल जाती है तो डायरेक्ट आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। लेकिन अगर वो पजल आपको नहीं मिलती तो आप इस पूरी की पूरी पजल को दोबारा बनाइए। दोबारा बना करके सिर्फ ये एक क्वेश्चन देखिए कि इसमें गलती आपने कहाँ की है। मिल जाती है तो सिर्फ आंसर देखना है, उस पजल से मिलाना है कि आपने गलती कैसे की है या गलत क्लिक कैसे हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। जो सही वाले क्वेश्चन उनको नहीं छेड़ना। फिर आप जो नेक्स्ट जो गलत थे वो दोनों के दोनों क्वेश्चन कर लेंगे आप, या तो पहले ही कर लो या फिर बाद में कर लो, दोनों एक ही बात। अब मेरा ये सिलोक्स का क्वेश्चन गलत हो गया, अभी मैं इसको देखता हूँ ये गलत क्यों हुआ है, चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं सबसे पहले ब्राइटनेस ऑन कर देता हूँ, मोबाइल को इस साइड कर देता हूँ। पहला है कि कोई फरवरी मार्च नहीं है, तो ये मैंने फरवरी बनाया। ये मैंने लिखा मार्च जो है वो नहीं है, कोई फरवरी मार्च नहीं है, सभी मार्च जो है अप्रैल है, ये मार्च मैंने अप्रैल कर दी, ओके। कुछ केवल कुछ अप्रैल मई है, केवल कुछ अप्रैल जो है ना वो मई है, सारे के सारे अप्रैल कभी भी मई में नहीं जाएंगे। ये मैंने मेरा डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कुछ फरवरी अप्रैल नहीं है, फरवरी का कुछ हिस्सा ऐसा है, ये तो गलत है, फरवरी का हिस्सा अप्रैल में जा सकता है, ऐसी कोई पाबंदी हमें नहीं दे रखी, ठीक है। इसके बाद में
ये तो मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा है सभी मई के अप्रैल होने की संभावना, सारी की सारी जो मई के अप्रैल होने की संभावना है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने गलती कर दी, मैंने गलती यही कर दी, नाइदर नोर कर दिया, क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि अप्रैल जो है वो मई में नहीं जा सकता, लेकिन पूछा है या फिर कंक्लूजन में कहा है कि सारे के सारे मई जो है ना वो अप्रैल में जा सकते हैं। अगर सिर्फ ऐसा होता कि जा सकते हैं तब तो गलत, मतलब जाएंगे तब तो गलत है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ के साथ लगा दी है तो बिल्कुल जा सकते हैं, मतलब कंक्लूजन 2 नंबर अपना सही है। तो ये इस वजह से मेरा गलत हुआ है। दो जो गलत क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस हो गया। अभी चलते हैं जो छूट गए अपने। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, तो इस क्वेश्चन को भी आपको दोबारा से बनाना है। चाइनीज़ कोडिंग का है, और चाइनीज़ कोडिंग बनाने की जो सबसे फास्ट ट्रिक है वो यही होगी आपकी कि जल्दी से आप यहाँ पर फर्स्ट डिजर्व एंड डिजायर देख लिया, यहाँ पर डिजर्व ग्रेट ह्यूज देख लिया। आपको जैसे ही डिजर्व दिखा तो आप डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या देखिए, 99 कहीं है नहीं है, तो 33 कहीं है, बिल्कुल ये है, मतलब डिजर्व का जो कोड है वो 33 है। अगर इनमें दो नाम आपको एक जैसे दिखते तो आप वो नाम फाइंड करते जो कहीं नीचे और होता। अब देखिए जैसे डिजर्व का आ गया, फर्स्ट एंड डिजायर बचा है, फर्स्ट एंड डिजायर की कहीं मैं देखूँ फर्स्ट इसमें है, तो हमें पता है 33 तो गया, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं, आपने नोट भी कर लिया। 99 देखते हैं कहीं, 99 है, 99 है, तो मतलब कि आपका जो फर्स्ट का वैल्यू है वो 99 होगा। उसके बाद 86 82 बचा है एंड और डिजायर, एंड और डिजायर में से कहीं कुछ देखते हैं, यहाँ पर हमें एंड मिल गया, यहाँ पर एंड में मतलब इन दोनों के जो 86 और 82 में से कौन सा अक्षर 86 है, मतलब एंड का 86 है, बाकी जो है आपका डिज़ायर का वो 82 आ जाएगा। इस प्रकार से जल्दी जल्दी नोट कर लिया करें। बाद में ये भी दिमाग में आपको साथ में रखना ही है कि हम इसमें से डिजर्व निकाल चुके हैं, डिजर्व का हमने 33 निकाल दिया है, ग्रेट और ह्यूज बचा है हमारे पास। ग्रेट और ह्यूज में से ये रहा ह्यूज, ग्रेट और ह्यूज मतलब 81 33 में से कौन सा देखते हैं, यहाँ 81 है, मतलब कि जो ह्यूज का है वो 81 है, तो ग्रेट का आपका 78 होगा। मिल गई बात, ऐसे करना है। यहाँ पर ये जो मेरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, बना नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी था, थोड़ा बना भी नहीं, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये वाला कंक्लूजन हमने देख लिया। 35 भी मैंने स्किप किया था, ये ब्लड रिलेशन वाला। ये 40 ये जो क्वेश्चन है ये समय की वजह से रह गया था, ये मुझे याद है। समय सिर्फ 2 ही सेकंड बचा था, मैंने केवल 2 है ऐसा आंसर भी निकाल लिया था, लेकिन टिक नहीं हुआ था मुझसे, ठीक है। तो ये आपको कर दिया। जैसे ही आपका रीजनिंग पूरा हुआ, 5-4 मिनट ही लगते हैं इसमें, एनालिसिस में ऐसा नहीं घंटे 2 घंटे 3 घंटे दो। अगर आपके सिर्फ 2-4 क्वेश्चन बचे हैं तो 5-4 मिनट लगेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन अगर छूट गए हैं तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, बस इतना लगे। घंटे 2 घंटे कुछ जो कहते हैं कि घंटे 2 घंटे तक एनालिसिस करते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में चलते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितने किए उतने से बस एक क्वेश्चन गलत हुआ। ये गलत क्यों हुआ देख लेते हैं, ये गलत क्यों हुआ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अब दोबारा से अपने करके देखेंगे कि गलत क्यों हुआ है। रिया और नेहा की वर्तमान औसत आयु, तो आपको औसत आयु लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं ब्राइटनेस थोड़ा ऑन कर देता हूँ। रिया ब्राइटनेस ये फ्लैश ऑन किया है मैंने। रिया और नेहा की डायरेक्ट आप कुल लिखिए, क्योंकि हमें शॉर्टकट में लिख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, आप याद रख पा रहे हैं। शॉर्टकट में ज़्यादातर शॉर्टकट ही लिखता हूँ, लेकिन 2 लोगों के अगर नाम एक जैसे आ जाते हैं तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये कोई नहीं पूछेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है, कोई नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन आप कितने तरीके से कर सकते हो, कोई नहीं पूछेगा कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया था, कोई नहीं पूछेगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। आपको डायरेक्ट चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, चाहे दिमाग में करो चाहे दिमाग के बाहर कॉपी पेन में करो, आपकी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और हमें पेपर में एकदम टॉप भी नहीं करना है, फेल भी नहीं होना है। हम बीच में रहेंगे, जितने पासिंग मार्क उतने ले आएंगे, अपने परी में पास हो जाएंगे, मेंस में पास हो जाएंगे, जॉब ले लेंगे, ठीक है, बैंक एग्जाम अपना क्वालिफाई कर लेंगे। तो रिया नेहा 26 लिखा है, एवरेज लिखा है, कुल लिख दो डायरेक्ट 52, ठीक है। अब यहाँ 26 लिखो, 26 गुणा 2 लिखो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वो करते हैं जो दूसरी तीसरी क्लास में, आप कंपटीशन लेवल में बैठ रहे हो। 12 वर्ष बाद नेहा की आयु 4 वर्ष पहले रिया की आयु से दोगुनी होगी। अब हमें क्या पता है, मैंने रिया की आर मान ली है, इसकी नेहा की एन मान ली है, और टोटल दोनों का 52 है। 12 वर्ष बाद रिया की अगर वर्तमान मैंने आर मानी है तो 12 वर्ष बाद ये होगी। 4 वर्ष पहले नेहा की n-4 होगी, और आयु से दोगुनी होगी। 12 वर्ष बाद नेहा, 12 वर्ष बाद नेहा कहा है तो नेहा 12 वर्ष बाद, रिया 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले रिया की आयु से दोगुनी होगी। अगर नेहा की आयु 12 वर्ष बाद दोगुनी हो रही है, बराबर करने का दोगुना इसको कर दो, इसको करेंगे तो n+12, इधर अपना 2r माइनस में 8, ठीक है। n माइनस में 2r इज इक्वल टू माइनस में 20, यहाँ पर आप लिख दो 2r माइनस n इज इक्वल टू 20। ये एक समीकरण तो ये रही, एक समीकरण आपके पास ये रही, दोनों को जोड़ देते हैं, n से n चला जाएगा, 3r बचेगा। दिमाग में ही करना है आपको जल्दी जल्दी। अब मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, पहले तो मेरा गलत हो गया था, ठीक है।
हालांकि मैंने आंसर भी ये निकाला था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी, लेकिन एडिट करते समय गलती से वो डिलीट हो गई, वरना आपको दिखा था। मुझे लगा कि 7/6 आंसर इसका करना है, 7/6 कहीं था नहीं 6, इसी वजह से मैंने नैनो फ्रीज किया, ये गलत हो गया था। आर की वैल्यू अपनी आएगी, ये अपनी आएगी 72। आर की वैल्यू आ गई 24। जो रिया है वो 24 साल की है, तो नेहा कितने की होगी? अगर रिया 24 की है तो नेहा कितने की होगी? नेहा आपकी 28 की होगी, ठीक है। तो रिया और नेहा की वर्तमान आयु का अनुपात लगाओ। कितने से काटें? 4 से काट देंगे 6, 4 से काट देंगे 7, रिया और नेहा का 6 7 आ गया। बस यही एनालिसिस आपको करना है। ये एक क्वेश्चन अपना रह गया था DI का, ये भी आपको करना है। एक बार फ्लैश ऑफ कर देता हूँ। जितने भी आपके स्किप वाले क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन जो आपने स्किप किए हैं, जो रॉन्ग किए हैं, ये एनालिसिस में आपको दोबारा करने होते हैं। दोबारा जब आप इन्हें करेंगे तो जो गलती आपकी हुई है वो आप सीखेंगे, जो स्किप हुए वो आप सीखेंगे, या जिन क्वेश्चनों पे आप नहीं पहुंच पाए वो आप सीखेंगे। तो यही होता है मॉक एनालिसिस। घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहने का कोई मतलब नहीं, या फिर जो क्वेश्चन आपके सही हो गए उनमें दोबारा से समय देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो आपको आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जितना हो सके दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर 24 का वर्ग लिखा, तो पहले ये सवाल नोट मत करिए, डायरेक्ट आप लिखिए 24 का वर्ग 576, माइनस में ये इतना लिखा है, फिर भाग 16 का देना। ये सारा दिमाग जितना हो सके 2 वैल्यू को 1 बना करके डायरेक्ट आप लिखने की कोशिश किया करें। अभी मैंने जो यहाँ पर लिखा है पेन से, वो आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि फ्लैश ऑफ है, ठीक है। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और कोई आपके मन में सवाल हो, कोई डाउट हो, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।